हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ग्रामर के दो टॉपिक्स, एक तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और दूसरा चेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये दोनों ही टॉपिक्स जो है ना, ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये हमें पता है। हमने पहले बात कर रखी है। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, उसका मतलब होता है सेंटेंस को चेंज करना कुछ इस तरह से कि जिससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। हाँ, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस मीन्स टू चेंज इट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है। वर्ब जो है वो एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो एक एक्सरसाइज है मेरे पास छोटी सी, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ अ सेंटेंस इज गिवन इन द एक्टिव वॉइस। एक सेंटेंस दे रखा है जो एक्टिव वॉइस में है, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस है जो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। तो द सेंटेंस इज समवन हैज टोल्ड हिम द सीक्रेट। समवन हैज टोल्ड हिम द सीक्रेट, किसी ने उसे वो सीक्रेट बता दिया है। अब देखिए क्या होता है जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें एक तो तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ें तो आपको सारे सेंटेंसेस में मिलती हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। एस, वी और ओ। ठीक है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। तो अगर बिल्कुल हम नटशेल में बात करें, टाइम के कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचाना कैसे जाता है। बहुत आसान है। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट तो वो जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में आप बात करते हो वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब, क्रिया, एक्शन बताने वाला जो वर्ड है उसे हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है उसे आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, व्हाट का या whom का आंसर। व्हाट का या whom का आंसर। व्हाट का मतलब क्या, whom का मतलब किसे, किसको। वर्ब के बाद में, सेंटेंस में जो वर्ब है उसके बाद में अगर व्हाट का या whom का दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिलता है तो वो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वो आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, He asked a question. उसने एक सवाल पूछा। He asked a question, है ना। तो इसमें he तो है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ask है सेंटेंस की वर्ब। He asked, उसने पूछा, उसने क्या पूछा, what did he ask? He asked what? He asked a question. तो इसमें ये जो है ना, a question, ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये what का आंसर है ना। what का आंसर इस तरह से वर्ड या फ्रेज के फॉर्म में मिलता है तो उसे हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह से ये सेंटेंस, शी टीचेस पुअर चिल्ड्रन। शी टीचेस पुअर चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। शी टीचेस पुअर चिल्ड्रन, सब्जेक्ट है शी, वर्ब है टीचेस, वो पढ़ाती है। अब आगे ये जो फ्रेज है पुअर चिल्ड्रन, ये किसका आंसर है, ये whom का आंसर है। शी टीचेस whom, whom does she teach, वो किसे पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। तो क्योंकि ये whom का आंसर है इसलिए ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट या तो what का आंसर होता है या फिर whom का आंसर। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये सेंटेंस, he went to school at 8 o'clock. He went to school at 8 o'clock. 8 बजे वो स्कूल गया।
है ना। अब इस सेंटेंस में देखो ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। अब आगे वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, इसमें आपको ना तो व्हाट का आंसर मिल रहा है ना हुम का, है ना। इस सेंटेंस में आप जानकारी दे रहे हो कि वो कहाँ गया और वो वहां कब गया। एक तो व्हेन का आंसर है सेंटेंस में और एक वेयर का आंसर है ना। ही वेंट, वो गया कहाँ, वेयर, टू स्कूल। ये तो हो गया वेयर का आंसर, है ना। कब गया, व्हेन, एट व्हाट टाइम, एट 8 o'clock। तो ये टाइम एक्सप्रेशन है, ये व्हेन का आंसर हो गया एक तरह से। तो वेयर और व्हेन के आंसर को ऑब्जेक्ट नहीं कहते। वेयर का आंसर व्हेन का आंसर का सेंटेंस में मिलता है इस तरह से, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, है ना। उसे एडवर्बियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्बियल। तो ये एक एडवर्बियल है और ये भी एक एडवर्बियल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जरूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की, ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता हो। इससे पहले जो मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं ये वाले, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन और शी टीचेस पुअर चिल्ड्रन, इन दोनों का पैसिव वॉइस बन सकता है क्योंकि इन दोनों में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बन जाता है सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जनरली बाय के साथ लिखा जाता है और उसे हम कहते हैं एजेंट, AGENT, एजेंट। एजेंट का मतलब जिसके द्वारा काम किया गया हो, जिसके द्वारा कुछ किया गया हो, उसे हम कहते हैं एजेंट। ठीक है, तो उसको प्रपोजिशन बाय के साथ हम जनरली लिखते हैं। बाकी बचती है वर्ब। तो देखो एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, सेकंड फॉर्म में हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं ना, तो हम उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम एक बी की वर्ब का यूज और करेंगे, BEB। बी की वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, खुद बी, यहां पर। ठीक है, इसे हम कहेंगे वर्ब की पैसिव फॉर्म। क्या कहेंगे इसको, वी कॉल दिस पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा तो वर्ब जो है वो एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में बदल जाएगी। पैसिव फॉर्म कैसी होती है वर्ब की, बी प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। अब ये बी की वर्ब कौन सी यूज करनी है, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस कौन से टेंस का है उसके ऊपर। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, उसे देख करके आप ये तय करेंगे कि वर्ब की पैसिव फॉर्म क्या हो। ठीक है, तो मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा दिखता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की पैसिव फॉर्म, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म जो होती है ये, और उसके बाद बाय एजेंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। सेंटेंस है हमारा, समवन हैज टोल्ड हिम द सीक्रेट, किसी ने उसे वो सीक्रेट बता दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेंटेंस में क्या है। समवन हैज टोल्ड हिम द सीक्रेट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है समवन, इसकी वर्ब है ये हैज टोल्ड। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समवन हैज टोल्ड, समवन हैज टोल्ड हुम, समवन हैज टोल्ड हिम। ये हुम का आंसर है, किसी ने बता दिया है, किसको, उसे। क्या बता दिया है, वो सीक्रेट। समवन हैज टोल्ड हुम, समवन हैज टोल्ड हिम, समवन हैज टोल्ड हिम व्हाट, समवन हैज टोल्ड हिम द सीक्रेट। तो ये जो है ना द सीक्रेट, ये व्हाट का आंसर है और ये जो हिम है ये हुम का आंसर है।
देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने? दो। वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक whom का आंसर है और एक what का आंसर है। तो अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ, इफ द सेंटेंस हैज टू ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें से जो whom का आंसर होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो what का आंसर होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो whom का आंसर होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो what का आंसर होता है। तो इस सेंटेंस में what का भी आंसर है, whom का भी आंसर है ना। उसने सीक्रेट बताया किसको? किसी ने सीक्रेट बताया किसको? उसे, है ना। तो अब होगा यूं कि सेंटेंस का पैसिव वॉइस तो बनेगा, लेकिन इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस दो तरह से बन सकता है। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। समवन हैज टोल्ड हिम द सीक्रेट। ठीक है, तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहां ले जाकर सब्जेक्ट की जगह रख के और पैसिव वॉइस बनाते हो तो सेंटेंस ये होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म होती है ये हैज, हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए पैसिव फॉर्म है। तो हैज, हैव, टोल्ड की जगह हो जाएगा हैज, हैव बीन टोल्ड। हिम को अगर हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ही हैज बीन टोल्ड, ही हैज बीन टोल्ड द सीक्रेट। पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा ये, ही हैज बीन टोल्ड द सीक्रेट, मतलब उसे वो सीक्रेट बताया जा चुका है, उसे वो सीक्रेट बताया जा चुका है। और अगर हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, द सीक्रेट का, व्हाट के आंसर का, तब भी सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस होगा द सीक्रेट हैज बीन टोल्ड टू हिम, द सीक्रेट हैज बीन टोल्ड टू हिम। दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब है कि वो सीक्रेट उसे बताया जा चुका है, वो रहस्य, वो सीक्रेट उसको बताया जा चुका है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपको एक चीज मिसिंग मिलेगी, वो है बाय प्लस एजेंट। जनरली हम सेंटेंस में एजेंट का यूज पैसिव वॉइस में बाय के साथ करते हैं ना, बाय हिम, बाय मी, बाय यू। तो यहां होना चाहिए बाय समवन, है ना, ये होना चाहिए था he has been told the secret by someone, the secret has been told to him by someone। लेकिन क्या होता है कि ये someone, somebody, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह का अगर कोई सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो उसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय के साथ नहीं लिखना चाहिए। बाय समवन, बाय somebody, बाय पीपल, ठीक है, इन्हें ओमिट कर देना चाहिए। किसे ओमिट करना चाहिए? बाय समवन, बाय somebody, बाय पीपल, बाय nobody, इन्हें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ओमिट कर देना चाहिए। ओमिट करने का मतलब क्या होता है? OMIT, ओमिट करना मतलब छोड़ देना। टू ओमिट समथिंग मीन्स टू लिव इट आउट, उसे नहीं लिखना। ठीक है, तो इन्हें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट है ना। किसी ने उसे सीक्रेट बताया, अब किसने? किसी का नाम तो हमने लिया ही नहीं, है ना। हमने किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में कहा कि किसी ने उसे वो सीक्रेट बता दिया है, तो इतना कहना काफ़ी है कि उसे सीक्रेट बताया जा चुका है। डोंट राइट बाय समवन, डोंट राइट बाय समबडी। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ये सेंटेंस आपको दे दें और आपको ऑप्शंस दे दें, और एक ऑप्शन में बाय समवन दे रखा है, दूसरे में नहीं दे रखा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? जिसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, हमारा सेंटेंस ये था, समवन हैज टोल्ड हिम द सीक्रेट,
ही हैज बीन टोल्ड द सीक्रेट हैज बीन टोल्ड। ऑप्शन ए को देखिए, द सीक्रेट हैज बीन टोल्ड हिम। ये यहां तक तो सेंटेंस सही है, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई, यहां प्रपोजिशन होना चाहिए था टू। द सीक्रेट हैज बीन टोल्ड टू हिम। देखो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हो तो सेंटेंस ये होता है, द सीक्रेट हैज बीन टोल्ड टू हिम। एक प्रपोजिशन हमें यूज करना पड़ता है साथ में, TO2, है ना। तो क्योंकि इस सेंटेंस में प्रपोजिशन यूज नहीं कर रखा है, तो ये राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, ही हैज बीन टोल्ड द सीक्रेट बाय समवन। ये सेंटेंस यूं देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर ये जो बाय समवन दे रखा है ये नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन सी को देखें अगर, तो ऑप्शन सी कहता है ही हैज बीन टोल्ड द सीक्रेट, उसे वो सीक्रेट बताया जा चुका है। और ऑप्शन डी में तो टेंस ही चेंज कर दिया, हैड बीन। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। हाँ, द टेंस इज नॉट चेंज्ड। वो डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो ना, तो वहां टेंस चेंज होता है ना। तो हमारा आंसर होगा इनमें से ऑप्शन सी, ही हैज बीन टोल्ड द सीक्रेट, उसे वो सीक्रेट बताया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेंटेंस है, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लाइब्रेरी। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और सेंटेंस कह रहा है कि वो अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लाइब्रेरी, है ना। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही, वर्ब है स्पेंट। ही स्पेंट व्हाट, क्या स्पेंड करता था वो, अपना ज़्यादातर समय, मोस्ट ऑफ हिज टाइम। तो ये जो फ्रेज है मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ये ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का आंसर है। व्हाट डिड ही स्पेंड, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपना ज़्यादातर समय स्पेंड करता था, कहाँ करता था, लाइब्रेरी में, इन द लाइब्रेरी। तो ये वाला जो फ्रेज है ना, इन द लाइब्रेरी, ये वेयर का आंसर है, इसलिए ये एडवर्बियल है। क्या है ये, एडवर्बियल। तो एडवर्बियल का कोई रोल नहीं होता पैसिव वॉइस बनाने में, एडवर्बियल जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करता, उसको तो वापस लिखना होता है सेंटेंस में। ठीक है, तीन चीज़ें जो काम आती हैं हमें, वो हैं एस, वी और ओ, है ना। तो ये तीन चीज़ें हमें मिल गई, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अब दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रखी है स्पेंट, स्पेंट की सेकेंड फॉर्म स्पेंट। सिंपल पास्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए जो पैसिव फॉर्म होती है वो ये होती है, वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्पेंड की पैसिव फॉर्म होनी चाहिए वॉज स्पेंट, वर स्पेंट या वॉज स्पेंट, है ना। तो देखो इस तरह से क्या होता है ना, इस तरह से अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, तो जो 4 ऑप्शन वाला सवाल होता है उसमें जो गलत ऑप्शंस होते हैं ना, उन्हें एलिमिनेट करने में हमें मदद मिलती है। टेंस देख लीजिए, ये देख लीजिए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब इस सेंटेंस में देखो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ हिज टाइम। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए मोस्ट ऑफ हिज टाइम। यहाँ से, कहाँ से, मोस्ट ऑफ हिज टाइम से। हाँ, तो जो सेंटेंस मोस्ट ऑफ हिज टाइम से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो गलत है। जैसे ऑप्शन डी वाला जो सेंटेंस है, इसमें मोस्ट कहाँ गया, गायब कर दिया, तो ये तो गलत है। दूसरा देखिए, आपके इन 3 से बाकी के जो 3 ऑप्शंस बचे, उनमें से किस ऑप्शन में वर्ब की ये वाली फॉर्म दे रखी है, वॉज स्पेंट, मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट। ठीक है, तो वॉज स्पेंट तीनों में ही दे रखा है, वॉज स्पेंट, वॉज स्पेंट, वॉज स्पेंट। इसका मतलब हमें तीनों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस कह रहा है मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट बाय हिम इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन बी कह रहा है मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन सी कह रहा है मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन द लाइब्रेरी बाय हिम। तो देखो यहां जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय हिम को लिखने की क्या जरूरत है, उसका समय वही स्पेंड करेगा ना, आप किसी और का टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। यू कैनॉट स्पेंड एनीवन एल्सेस टाइम, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इट इज अंडरस्टूड
कि उसका समय बीतता था तो वो खुद ही स्पेंड करता था, है ना। तो यहाँ पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो एजेंट है उसे ओमिट करना चाहिए, हमें बाय हिम को लिखने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में। तो ये जो दोनों ऑप्शंस है ना जिनमें बाय हिम दे रखा है, इन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे, ऑप्शन ए को और ऑप्शन सी को। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन द लाइब्रेरी। उसका ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में बीतता था। देयर इज़ नो नीड टू राइट बाय हिम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका टाइम उसी के द्वारा स्पेंड किया जाता होगा, ये बात अंडरस्टूड है। तो एजेंट अगर अंडरस्टूड हो, एजेंट अगर अनइम्पॉर्टेंट हो, तो उसे पैसिव वॉइस के वाक्य में नहीं लिखा करते। और ख़ास तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आते हैं, इस तरह के ऑप्शन वाले सवाल जब आते हैं, तो उसमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। You will have to accept their decision. You will have to accept their decision. आपको उनका डिसीजन, आपको उनका फैसला स्वीकार करना पड़ेगा। You will have to accept their decision. ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये will have to का यूज जब हम करते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं have to का। हैव टू मीन्स हमें ऐसा करना है, ऐसा करने की आवश्यकता है या ऐसा करना अनिवार्य है। आई हैव टू डू इट मीन्स मुझे ये काम करना है ना। तो हैव टू की पैसिव फॉर्म तो होती है हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर दे रखा है विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो इसकी पैसिव फॉर्म ये हो जाएगी विल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये अगर एक्टिव फॉर्म है तो ये हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म। विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब एक बार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एनालिसिस कर लेते हैं सेंटेंस का। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, वर्ब है ये विल हैव टू एक्सेप्ट, ये पूरा जो पार्ट है। एक्चुअली इसमें ये जो टू इन्फिनेटिव है ना, इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। किसको? टू एक्सेप्ट को। यू विल हैव टू एक्सेप्ट व्हाट, आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आपको उनका डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रेज है देयर डिसीजन, ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये व्हाट का आंसर है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट व्हाट, व्हाट विल यू हैव टू एक्सेप्ट? यू विल हैव टू एक्सेप्ट देयर डिसीजन। ठीक है जी। तो ये जो है ना देयर डिसीजन, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो देयर डिसीजन, उसके बाद में क्या होना चाहिए? विल हैव टू बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। तो देयर डिसीजन विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय यू, ये होगा सेंटेंस, है ना। तो एक एक ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं। ऑप्शन ए देयर डिसीजन विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय यू, है ना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन बी में तो देखो क्या गलती करी। ऑप्शन बी में विल को वुड में चेंज कर दिया, है ना। तो पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो विल को वुड में चेंज नहीं करते। विल हैव बीन नहीं होगा, विल हैव टू बी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देयर डिसीजन विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय यू। Yes, A is the right answer. Good, good, बहुत अच्छे, very good. विष्णु गुर्जर, जितेंद्र कुमार, मोनिका, गुड। डी नहीं हो सकता है। आप पूछ रहे हैं ऑप्शन डी हो सकता है क्या? देखो ये जो लेट से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो हम उसको इस तरह से चेंज करते। ठीक है, लेट देयर डिसीजन बी एक्सेप्टेड, है ना। बट दिस इज नॉट एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है, ये तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट लेते हैं।
दे नेवर लिसन टू माई एडवाइस, वो मेरी एडवाइस कभी नहीं सुनते, दे नेवर लिसन टू माई एडवाइस। लिसन, देखो वैसे तो ये जो वर्ब है ना लिसन, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब लिसन को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। लिसन का जब हम यूज करते हैं ना तो लिसन को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। प्लीज लिसन, आर यू लिसनिंग, है ना। लिसन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं या किसी और एक्सप्रेशन का यूज ना करें तो सेंटेंस कंप्लीट ही होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार लिसन के साथ हम प्रपोजिशन यूज करते हैं, TO2, लिसन टू। तो जब आप लिसन के साथ प्रपोजिशन टू का यूज करते हो तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह बन जाती है वहां, ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस में देखो दे सब्जेक्ट है, नेवर जो है ये एक एडवर्ब है, इसको तो वापस ही लिखना पड़ेगा, दे नेवर लिसन टू। हाँ, दे नेवर लिसन टू व्हाट, वो क्या नहीं सुनते, वो मेरी सलाह नहीं सुनते, दे नेवर लिसन टू माई एडवाइस। तो ये जो माई एडवाइस है ये फ्रेज आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हमारा आधा काम वही हो जाता है। अब ये देखो टेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाँ, दे नेवर लिसन टू माई एडवाइस, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो पैसिव फॉर्म होती है वर्ब की वो ये होती है इज, एम या आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज, एम, आर, इज, एम या आर में से कोई एक वर्ब और बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो माई एडवाइस ये बन जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन क्या होगा कि ये प्रपोजिशन टू जो है ना ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस में साथ में रहेगा। माई एडवाइस इज नेवर लिसन टू, माई एडवाइस इज नेवर लिसन टू। ऑप्शन सी, बाय देम, जिस तरह से हम बाय समवन, बाय समबडी, बाय पीपल, इन्हें हम ओमिट कर देते हैं ना, उसी तरह से जहां तक हो सके बाय देम और बाय अस को भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ओमिट कर देना चाहिए, खास तौर पर जब दोनों ऑप्शन में दिए हुए हों, ठीक है ना। और यहां पे देखो ये ऑप्शन बी जो है ना ये गलत है क्योंकि यहां प्रपोजिशन टू नहीं दे रखा है। माई एडवाइस इज लिसन नेवर बाय देम, और नेवर को भी आगे पीछे कर दिया है। नेवर हमेशा, नेवर और ऑलवेज, ये दो ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। कहाँ लिखा जाता है इनको? मेन वर्ब से पहले। तो नेवर को लिसन से पहले लिखा जाना चाहिए, है ना। तो माई एडवाइस इज नेवर लिसन टू, और प्रपोजिशन टू साथ में रहेगा, मेरी सलाह को कभी नहीं सुना जाता है। माई एडवाइस इज नेवर लिसन टू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इसमें प्रपोजिशन नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी आप पूछ रहे थे लेट वाला, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज डोंट आस्क सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस, कृपया ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस ना पूछें। इररिलेवेंट का मतलब कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, जो प्रासंगिक ना हो, उसे कहते हैं इररिलेवेंट। तो आप ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस प्लीज ना पूछें, ये कह रहा है सेंटेंस, है ना। अब ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं आप? इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सामने वाले को या तो ऑर्डर देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या सलाह देते हैं, मतलब हम उसे कोई काम करने को कहते हैं। ऑर्डर देकर कहें, एडवाइस देकर कहें, या रिक्वेस्ट करते हुए कहें। तो स्पेशली ये जो प्लीज से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसे रिक्वेस्ट के लिए बोला गया होता है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें सेंटेंस में प्लीज डोंट आस्क, आस्क तो हो गई वर्ब, प्लीज डोंट आस्क व्हाट, क्या नहीं पूछना है? सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस, ऐसे इस प्रकार के इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। तो ये जो पूरा फ्रेज है ना, सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। दिस फ्रेज इज योर ऑब्जेक्ट, सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस।
ठीक है, तो क्या होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक तरीका तो ये होता है, लेट। सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का लेट से स्टार्ट होता है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ दिस इज वन वे। इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिवाइज करने का ये एक तरीका है, लेट, ऑब्जेक्ट, बी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, देखो यू आर। अब आपको लगता है ये रिक्वेस्ट है, और बिल्कुल ये तो रिक्वेस्ट है, प्लीज का यूज हुआ है ना सेंटेंस में, है ना, तो द यूज ऑफ प्लीज मेक्स इट अ रिक्वेस्ट, है ना। तो आप कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, TO2। उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में वो जो इंपेरेटिव सेंटेंस था वो यूं का यूं हम वापस लिख देंगे उसका इन्फिनेटिव बना करके, है ना। तो ये दो तरीके हैं। अब देखते हैं इन चार ऑप्शंस में क्या दे रखा है। ऑप्शन ए को देखते हैं, लेट सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस नॉट आस्क्ड। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें बी नहीं है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अगर यहां बी होता तो इसको ले लेते हम, लेट सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड। ऑप्शन बी को देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू आस्क सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस। अब क्योंकि ये रिक्वेस्ट नेगेटिव है तो ये डोंट को रिप्लेस करके हम यूज करेंगे किसका, नॉट टू का। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये जो डोंट लिखा है इसके स्थान पर आ जाएगा नॉट टू। ये जो वर्ड है प्लीज ये हट जाएगा क्योंकि आपने ये वर्ब यूज कर रखी है, कौन सी, रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट और प्लीज ये दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ऐसा नहीं बोलते। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू आस्क सच रिलेवेंट क्वेश्चंस। अब देखो ऑप्शन सी में ये गलती कर रखी है, रिक्वेस्ट और प्लीज दोनों दे दिए, है ना, तो इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ऑप्शन डी भी सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर है, जो उत्तर है, वो है ऑप्शन बी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू आस्क सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस। आपसे निवेदन किया जाता है कि ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस ना पूछें। दीपक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है उससे इंग्लिश वाला पेपर कवर हो जाएगा पूरा। देखो क्या होता है, ये मैराथन क्लासेस जो हैं 10 आवर्स की, 10 डेज की, ये आपको एक इस चीज़ का आइडिया दे देंगी कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। एक रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं था इन चीज़ों को, हाथ ही नहीं लगाया था इसको, या बहुत अच्छे से स्टडी नहीं करी थी, ठीक है, उन्हें तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को देखने से और इन बातों को सुनने से ज़रूर हेल्प मिलेगी। लेकिन बिल्कुल एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को तो कभी पढ़ा ही नहीं था किसी ने, हाथ ही नहीं लगाया था, है ना। तो फिर देखो टाइम का कंस्ट्रेंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को कर रहे हैं। अभी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन 10 डेज़ में जो है जितना फ़ायदा दिया जा सकता है उतना दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए बी पॉजिटिव और देखते रहें आप इन चीज़ों को। चलिए आगे लेते हैं। हैज शिवम वॉन द रेस, हैज शिवम वॉन द रेस। क्या शिवम ने वो रेस जीत ली है? शिवम ने किसी रेस में हिस्सा लिया था और हम पूछ रहे हैं कि क्या शिवम वो रेस जीत गया है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और किस टाइप का सेंटेंस है ये? इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होता है। एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो पहले होती है, सब्जेक्ट बाद में होता है। देखो इसमें हैज़ पहले लिखा है, शिवम जो कि सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म ये होती है हैज, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले हैज़ और हैव, इनमें से कोई एक वर्ब आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको आप सब्जेक्ट बना के लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद बिन, पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ये बाय एजेंट। ये तो क्या शिवम के द्वारा वो रेस जीती जा चुकी है? पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या बोलेंगे? क्या शिवम के द्वारा रेस जीती जा चुकी है? शिवम, शिवम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ हैव का नहीं हैज़ का यूज़ करेंगे। सेंटेंस इसका मतलब हैज़ से स्टार्ट होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन ए हैड से स्टार्ट हो रहा है, गलत है, देखने की ज़रूरत नहीं इसको। बाकी के 3 ऑप्शंस को देखो। हैज़ द रेस वॉन बाय शिवम, इसमें बिन कहाँ गया? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना, तो बिन आना चाहिए था, गलत है ये। ऑप्शन सी को देखिए, हैज़ द रेस बिन वॉन बाय शिवम, सही है ये। ऑप्शन डी को देखिए, हैज़ शिवम बिन वॉन द रेस, मेक्स नो सेंस एट ऑल, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, हैज़ द रेस बिन वॉन बाय शिवम। क्या वो रेस शिवम के द्वारा जीती जा चुकी है? क्या शिवम ने वो रेस जीत ली है? वेरी गुड, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सही है। देखो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ऑप्शन सामने होता है ना, एवरीथिंग इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, यू विल नॉट हैव टू राइट एनीथिंग, आपको कुछ लिखना नहीं होगा, आपके सामने ऑप्शंस के फॉर्म में सब कुछ है। तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए और थोड़ी सी ये बातें अगर सीख ली जाएं, याद रख ली जाएं, तो हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इट्स नो बिग डील एट ऑल। चलिए ये सेंटेंस, वेयर डिड ही हाइड द की, वेयर डिड ही हाइड द की, उसने वो चाबी कहां छुपाई थी? सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, वेयर डिड ही हाइड द की। मैं एक बार इस सेंटेंस को यहां लिखता हूं, वेयर डिड ही हाइड द की। हाँ, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? ही, वर्ब है हाइड, डिड हाइड, ऑब्जेक्ट है द की, क्या छुपाया था? की छुपाई थी। अब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव फॉर्म क्या होती है? ये वॉज और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होगा आपका WH वर्ड से, यानी वेयर से, ठीक है। वेयर के बाद में अब आप देखिए नया सब्जेक्ट कौन सा है आपका? द की। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो की सिंगुलर है तो वॉज, वॉज के बाद में आपका सब्जेक्ट द की, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है? हाइड, हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन, ठीक है, हिडन। और किसने छुपाई थी चाबी? ही ने, उसने। तो इसको एजेंट बना दो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में और लिखो बाय हिम और क्वेश्चन मार्क और लगा दो। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वेयर वॉज द की हिडन बाय हिम, वो चाबी उसके द्वारा कहां छुपाई गई थी। अब आप देखो बाकी के ऑप्शंस को छोड़कर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखो, सिर्फ ऑप्शन बी को और ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है वेयर द की वॉज हिडन बाय हिम। इसमें वो के वो वर्ड्स हैं, लेकिन देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, और यहां पे क्या लिखा है? पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर बाद में वॉज लिखा है ना। तो ये फिर गलत हो जाता है। हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। तो वेयर द की वॉज हिडन बाय मी ये नहीं होगा, वेयर वॉज द की हिडन बाय हिम ये होगा। वेयर वॉज द की हिडन बाय हिम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, बी को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन बी। ध्यान रखना ये बिल्कुल, ये चीजें जो है ना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं, ये वो हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आप देखेंगे कुछ 6-7 बातें होती हैं, 6 या 7 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर घूम फिर के सवाल आता है। एक ओमिशन ऑफ एजेंट,
हाँ, एजेंट को कब ओमिट करना है, कब लिखना है, एक ये। दूसरा डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे पैसिवाइज करना है। और दूसरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ इसमें ध्यान रखना होता है इस बात का कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होगा। इस तरह से जानबूझ के दो ऑप्शंस एग्जामिनर डालता है कंफ्यूज करने के लिए, और हमें कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द पेन केप्ट हर अवेक थ्रू द नाइट। द पेन केप्ट हर अवेक थ्रू द नाइट, उस दर्द ने उसे रात भर जगाए रखा। द पेन केप्ट हर अवेक थ्रू द नाइट। अब एक्चुअली क्या है, ये जो सेंटेंस है ना, द पेन केप्ट हर अवेक थ्रू द नाइट, इसमें देखिए द पेन तो है सब्जेक्ट, द पेन केप्ट, केप्ट हो गई वर्ब, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट। द पेन केप्ट हुम, द पेन केप्ट हर, ये हर तो हो गया ऑब्जेक्ट आपका। ये जो वर्ड है ना अवेक, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी लिखेंगे हम इसके नीचे, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है या एक ऐसा फ्रेज होता है जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को, है ना। तो अवेक मतलब जागा हुआ, तो पेन ने किसको जगाए रखा, उसे, हर को। द पेन केप्ट हर अवेक, तो द एडजेक्टिव अवेक हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोनाउन हर। द पेन केप्ट हर अवेक, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं ना, इसका भी पैसिव वॉइस बनाने में कोई रोल नहीं है। इसको हम वापस लिखेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस का कौन सा एलिमेंट है, ये क्या है, ठीक है। और ये जो फ्रेज है थ्रू द नाइट, ये एडवर्बियल है। सेंटेंस में टाइम की इंफॉर्मेशन, समय की जानकारी देने वाले जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं जो टाइम बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल्स। अब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या होगा, हर, शी बन जाएगा। हर को जब आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो कैसे लिखोगे उसको, शी सब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है। शी वॉज केप्ट, सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। शी वॉज केप्ट अवेक, शी वॉज केप्ट अवेक by the pen through the night. She was kept awake by the pen through the night. ये होगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। She was kept awake by the pen through the night. अब आप देखिए चार ऑप्शंस में से ये वाला सेंटेंस किस ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन, शी वॉज केप्ट अवेक थ्रू द नाइट बाय द पेन। ये यूं देखा जाए तो सही है, लेकिन इसमें जो है ना ये ऑर्डर सही नहीं है। ये जो बाय वाला फ्रेज होता है ये पहले आना चाहिए और एडवर्बियल बाद में जाना चाहिए। थ्रू द नाइट बाय द पेन, ये बहुत अच्छा क्रम नहीं है। अच्छा क्रम, अच्छा ऑर्डर होता अगर हमने बाय द पेन को पहले लिखा होता और थ्रू द नाइट को बाद में लिखा होता, है ना। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। थ्रू द नाइट द पेन वॉज केप्ट अवेक, ये तो गलत है। शी वॉज टू कीप अवेक, कीप तो आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी, गलत है ये। ऑप्शन डी को देखो, शी वॉज केप्ट अवेक बाय द पेन, शी वॉज केप्ट बाय द पेन अवेक थ्रू द नाइट। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर हम ऑर्डर को देखते हैं तो ऑप्शन ए को ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उस ऑर्डर के साथ कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है यहां पे। तो जब नहीं दे रखा है तो ऑप्शन ए को ही फिर हम सही मानेंगे, ऑप्शन ए को ही फिर हम सही उत्तर मान लेंगे इसका। ये तो गलत ही है, शी वॉज केप्ट बाय द पेन अवेक, बिल्कुल इसको बाय वाले फ्रेज को बीच में नहीं डाल सकते। शी वॉज केप्ट अवेक बाय द पेन, ये होगा,
तो चलिए इसमें ए हमारा राइट आंसर है, इसको ले लेते हैं क्योंकि बाकी वाले 3 बिल्कुल गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना। तो इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर अभी टाइम कम है तो इसकी एक और क्लास हम ले लेंगे, ठीक है। इसको कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम कवर कर लेंगे पूरा। ये क्या होता है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में आप सेंटेंस को चेंज करते हो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बगैर, उसका अर्थ बदले बिना आप उसे चेंज कर देते हो, है ना। तो एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो भी एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव विशेषण जिसको हम कहते हैं, उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी 3 डिग्रीज होती हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, इन्हें कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या कहते हैं इनको? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने हैं? 3। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर, सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर और इसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल माने लंबा, टॉलर मीन्स दोनों में से ज्यादा लंबा, तुलना में ज्यादा लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। गुड मतलब अच्छा, बेटर मीन्स बेहतर, उससे अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, ठीक है। तो जनरली हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, आमतौर पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं किसी एक चीज की, किसी एक इंसान की विशेषता बताने के लिए, किसी एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम करते हैं 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन बताने के लिए, तुलना करने के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं कम से कम 3। सुपरलेटिव डिग्री के लिए कम से कम 3 चीजें या 3 लोग होने चाहिए। 3 चीजों में से या 3 लोगों में से किसी एक को सबसे अलग, सबसे अच्छा या सबसे खास बताना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो सुपरलेटिव के लिए कम से कम 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप जो है वो डिग्री को चेंज करके, सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बगैर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसे। You can change the sentence, you can change the degree of adjective, degree of comparison without changing the meaning. कैसे? देखो कुछ इस तरह से। अब यही सेंटेंस ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिराफ्स आर द टॉलेस्ट लैंड एनिमल्स। जिराफ नाम का जो एनिमल होता है वो जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे लंबा होता है। तो giraffes are the tallest land animals. Giraffes are the tallest land animals. अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रखा है। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी? टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। अब हमें यही बात कहनी है, हमें यही आइडिया कन्वे करना है। वी हैव टू कन्वे द सेम मीनिंग, है ना। हमें यही बात कहनी है लेकिन हमें डिग्री दूसरी यूज करनी है। अब इसी बात को, इसी आइडिया को मैं टॉल की कंपैरेटिव डिग्री यूज करके भी कह सकता हूं
और इसी चीज को कहने के लिए मैं टॉल की पॉजिटिव डिग्री का यूज भी कर सकता हूं, है ना। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा और एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको कंपैरेटिव डिग्री यूज करके कहना चाहते हो, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, है ना, तो आपका सेंटेंस होगा ये, जिराफ्स आर टॉलर देन, giraffes are taller than any other land animal, any other land animal. किसी भी दूसरे लैंड एनिमल से ज्यादा लंबे होते हैं जिराफ्स, किसी भी दूसरे लैंड एनिमल से ज्यादा लंबे होते हैं जिराफ्स। अब आप देखें, अगर आप दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को देखें तो मीनिंग वाइज इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। There is no difference so far as the meaning is concerned. डिफरेंस है तो किस में है, डिग्री में। ऊपर वाले सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रखी है और इस सेंटेंस में हमने वही बात कही है लेकिन हमने डिग्री यूज की है कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। तो वही बात जो आपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके कही है, आप उसी बात को कंपैरेटिव डिग्री यूज करके भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं जिराफ्स आर टॉलर देन एनी अदर लैंड एनिमल, ठीक है। और इसी बात को आप पॉजिटिव डिग्री की मदद से भी कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, देखो, नो अदर लैंड एनिमल, नो अदर लैंड एनिमल, कोई भी दूसरा लैंड एनिमल इतना लंबा नहीं जितने जिराफ्स होते हैं। नो अदर लैंड एनिमल इज एज टॉल एज जिराफ्स, एज टॉल एज जिराफ्स। कोई भी दूसरा लैंड एनिमल इतना लंबा नहीं होता जितने जिराफ्स होते हैं, है ना। तो देखो इस सेंटेंस में हमने यूज की पॉजिटिव डिग्री टॉल, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। इन तीनों सेंटेंसेस का अगर मतलब देखा जाए, मीनिंग पे गौर किया जाए तो तीनों का मीनिंग एक ही है। तीनों सेंटेंसेस में हमने एक ही बात कही है कि जिराफ्स जो हैं वो सबसे लंबे लैंड एनिमल्स होते हैं, है ना। तो ये हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया और इसको कहते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंटरचेंज, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस क्या कह रहा था, जिराफ्स आर द टॉलेस्ट लैंड एनिमल्स, ब्रैकेट्स में दे रखा है यूज द कंपैरेटिव डिग्री। इसी बात को दोबारा कहें लेकिन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करके। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जिराफ्स आर टॉलर देन ऑल लैंड एनिमल्स। ये गलत है क्योंकि देखो ऑल लैंड एनिमल्स में जिराफ्स खुद भी आते हैं, सारे लैंड एनिमल्स में जिराफ्स भी तो आ गए। तो आपको ये कहना है कि जिराफ्स जो हैं वो दूसरे सारे लैंड एनिमल से ज्यादा लंबे हैं। तो या तो आप अदर का यूज करें ऑल के साथ, जिराफ्स आर टॉलर देन ऑल अदर लैंड एनिमल्स, या एनी अदर लैंड एनिमल, ठीक है, ऑल अदर लैंड एनिमल्स या एनी अदर लैंड एनिमल। ये ऑप्शन बी को देखो, जिराफ्स आर टॉलर देन एनी अदर लैंड एनिमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बिल्कुल ब्रैकेट्स में दे रखा होगा कि इसको कौन सी डिग्री में चेंज करना है और आपको वही डिग्री यूज करके सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट, एशिया इज लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। एशिया इज लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रखी है लार्ज की, लार्जर। लार्ज का कंपैरेटिव क्या होता है, लार्जर। एशिया जो है वो किसी भी दूसरे महाद्वीप से ज्यादा बड़ा है। कॉन्टिनेंट मींस महाद्वीप, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। तो अब अगर ये बात सुपरलेटिव डिग्री से कही जाती तो ऐसे कहा जाता, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये तो होता सुपरलेटिव डिग्री। अब इस सेंटेंस में यूज कर रखा है कंपैरेटिव डिग्री का और हमसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज करके और आप सेंटेंस को चेंज करें। चेंज द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस बाय यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री जब यूज करते हैं
तो हम नो अदर से सेंटेंस, जैसे अभी मैंने सेंटेंस ये वाला बनाया था, नो अदर लैंड एनिमल इज एज टॉल एज जिराफ्स, तो नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज लार्ज लाइक एशिया, नहीं होगा ये। नो अदर कॉन्टिनेंट इज एज लार्ज एज एशिया, ऑप्शन सी को देखो, नो अदर कॉन्टिनेंट इज एज लार्ज एज एशिया, कोई भी दूसरा महाद्वीप, कोई भी दूसरा कॉन्टिनेंट इतना बड़ा नहीं जितना एशिया होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो आप अपना सेंटेंस जो है नो अदर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में नाउन, उसके बाद में फिर वर्ब, और उसके बाद में आप एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज करते हैं। किसका? एज के बाद पॉजिटिव डिग्री और फिर एज। तो नो अदर कॉन्टिनेंट इज एज लार्ज एज एशिया, कोई भी दूसरा कॉन्टिनेंट इतना बड़ा नहीं जितना एशिया। सो एज और एज दोनों यूज हो सकते हैं ना। नेगेटिव में नॉट के साथ, एनओटी नॉट के साथ फिर सो एज का यूज भी किया जा सकता है, ठीक है, नॉट के साथ। लेकिन यहां एनओटी नॉट नहीं है ना, तो फिर आप एज का यूज करेंगे। नो अदर कॉन्टिनेंट इज एज लार्ज एज एशिया। नेक्स्ट, मिस्टर नागपाल इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन आवर टाउन। मिस्टर नागपाल हमारे टाउन में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं। हमारे टाउन के जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, नागपाल साहब उनमें से एक हैं। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि मिस्टर नागपाल सबसे बुद्धिमान है, ऐसा नहीं कह रहा। ये सेंटेंस कह रहा है मिस्टर नागपाल सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हमने ये कहा होता कि मिस्टर नागपाल इज द वाइजेस्ट मैन, मिस्टर नागपाल इज द वाइजेस्ट मैन इन आवर टाउन, तो बात दूसरी थी। इसमें तो फिर हम कहते, देखो इसमें डिग्री कौन सी यूज करनी है? पॉजिटिव डिग्री। तो इसमें हम कहते कि नो अदर मैन इन आवर टाउन, नो अदर मैन इन आवर टाउन इज एज वाइज एज मिस्टर नागपाल। अगर दिया गया सेंटेंस ये होता तो कोई भी दूसरा आदमी इतना बुद्धिमान नहीं है जितना मिस्टर नागपाल है। लेकिन ये सेंटेंस कुछ और कह रहा है। ये सेंटेंस कह रहा है कि ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। मिस्टर नागपाल सबसे बुद्धिमान नहीं, लेकिन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं। तो इसका मतलब टाउन में कुछ और लोग भी हैं जो मिस्टर नागपाल की तरह बुद्धिमान हो सकते हैं, है ना। तो इसे जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे इस वाले सेंटेंस को, तो हम ऐसे कहेंगे, Mr. Nagpal is wiser than, Mr. Nagpal is wiser than most other men in our town. Most other men in our town. हमारे टाउन में ज्यादातर दूसरे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है मिस्टर नागपाल, है ना। मतलब मिस्टर नागपाल के जैसे वाइज लोग कम ही हैं, ज्यादातर दूसरे लोग जो हैं वो मिस्टर नागपाल से कम वाइज हैं, उनसे कम बुद्धिमान हैं, है ना। तो ही इज वाइजर देन मोस्ट अदर मैन इन आवर टाउन। अब हमें डिग्री यूज करनी है कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में ये बात कैसे कहोगे? ऐसे, वेरी फ्यू मैन इन आवर टाउन, वेरी फ्यू मैन इन आवर टाउन आर एज वाइज एज मिस्टर नागपाल। हमारे टाउन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उतने बुद्धिमान हैं जितने मिस्टर नागपाल हैं। मिस्टर नागपाल की तरह वाइज लोग हमारे टाउन में बहुत कम हैं। वेरी फ्यू पीपल इन आवर टाउन आर एज वाइज एज मिस्टर नागपाल, है ना। तो अब देखिए इन ऑप्शंस को, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए तब होता जब ये वाला सेंटेंस दे रखा होता हमें, ये वाला। मिस्टर नागपाल को अगर सबसे वाइज बताया गया होता ना, तो हम कहते हैं कि कोई भी दूसरा आदमी इतना वाइज नहीं जितने मिस्टर नागपाल हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी, वेरी फ्यू मैन इन आवर टाउन आर एज वाइज एज मिस्टर नागपाल। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बगैर।
इसे कहते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इसको वापस अच्छी तरह से देखिएगा, इन सारे एग्जांपल्स को, पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को और ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को खास तौर पर। नेक्स्ट क्लास में फिर एक और टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।